हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से सेकंड वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें हम बहुत सारे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चंस आज फिर डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वीडियो आपने उम्मीद है देख लिया होगा जिसमें हमने कुछ ऑलरेडी अच्छे एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आगे हम उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्किट गिवन इन फिगर इज। यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए और फिगर अच्छे से आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि ए और बी जो दो पॉइंट है इनके बीच में नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आप। अभी देखिए हम इसको रिड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ए पॉइंट से 2R का एक टर्मिनल कनेक्टेड है और उसी तरह 2R का ये वाला टर्मिनल कनेक्टेड है और R का ये वाला टर्मिनल कनेक्टेड है, यानी R, 2R और 2R तीनों रेजिस्टर्स के एक एक एंड ए से कनेक्टेड हैं। और आप ध्यान से देखें, मैं दूसरे कलर से यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। 2R का दूसरा टर्मिनल बी से कनेक्टेड है और 2R का दूसरा टर्मिनल भी बी से कनेक्टेड है और R का दूसरा टर्मिनल बी से कनेक्टेड है। इसका मतलब तीनों रेजिस्टर्स के एक एक टर्मिनल ए पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरे टर्मिनल्स बी पॉइंट से कनेक्टेड है। तो अगर आप इसको अगर रिड्रॉ करें तो आप पाएंगे यहाँ पर कि ए पॉइंट से तीनों रेजिस्टर्स के एक एक टर्मिनल एक एक एंड कनेक्टेड है। राइट, आप देखिए यहाँ पर एक एक एंड कनेक्टेड है। अगर ये 2R हो गया है, ये 2R हो गया है और ये R हो गया है, और जो अदर एंड्स हैं वो आपस में ज्वाइन होकर B से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट से तीनों कनेक्टेड हैं, उसी तरह B पॉइंट तीनों रेजिस्टर्स के एक एंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको दिखा कि भाई ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/RB। कितना होगा बच्चों, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R ये होगा। तो यहाँ से RAB कितना आएगा, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वो आएगा स्टूडेंट्स, उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा R/2। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट आई इन द गिवन सर्किट इज। यहाँ पर हमें करंट आई की वैल्यू बतानी है, सर्किट में करंट आई कितना होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई। राइट, ये +5 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। ये +2 वोल्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को बोल दें ए, बी, सी और डी। ओके, और इस सर्किट में, इस लूप में अगर हम KVL अप्लाई करें, देखिए अगर हम इसमें KVL अप्लाई करें और हम क्लॉकवाइज चलें, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ओके, तो किस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इस लूप में KVL अप्लाई करते हैं। हम जाएंगे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो हमें अगर वापस हम ए पर ही आ रहे हैं तो हमें मिलेगा VA माइनस VA। ओके, इस तरीके से हम KVL अप्लाई करते हैं और VA माइनस V होगा 0। और हम ए से बी पर गए तो बीच में कॉम्पोनेंट पड़े 10 ओम का रजिस्टर और ये 5 वोल्ट की सेल। तो 10 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो 10 ओम की मल्टीप्लाई हम करंट से कर देंगे। लेकिन करंट यहाँ पर हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि करंट हमारे विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है। हम जा रहे हैं ए से बी और करंट आ रहा है बी से ए। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, अगर करंट हमारे पाथ के अलोंग है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर हमारे अपोजिट आ रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। ओके, तो आप इसे लिखेंगे 10 × -I। आगे गए सेल पड़ा, जब आप ए से बी पर जा रहे हैं तो पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पड़ता है। ओके, तो आप इसे लिखेंगे +5 वोल्ट, +5। अगर नेगेटिव पड़ता तो आप लिखते हैं -5। फिर आप बी से सी गए, यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है। सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ता है 20 ओम का रजिस्टर। इसके अक्रॉस करंट आ रहा है इधर से अपोजिट डायरेक्शन में आई। हम जा रहे हैं सी से डी और करंट आ रहा है डी से सी। तो अगेन आप क्या करेंगे, 20 × -I। नेगेटिव करंट क्यों लिया, क्योंकि हमारे विपरीत है। आगे गए, सेल का पड़ा पहले नेगेटिव टर्मिनल और सेल कितने की है, 2 वोल्ट के, तो आप लिखेंगे -2। आप डी पर पहुंचे और डी से ए पर पहुंच गए, आगे कोई कंपोनेंट नहीं है। बच्चों एक मेथड उसमें हम क्या लेते हैं कि करंट हमारे विपरीत है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, करंट आपके विपरीत है, आप उसे पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आप फिर अगर सेल का पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ता है तो उसको आप नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे आप। राइट, तो यहाँ पर खैर हमने करंट अगर विपरीत दिशा में है तो हमने उसे नेगेटिव लिया है, तो अगर सेल का पहले पॉजिटिव पड़ता है तो हम उसे पॉजिटिव ही लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 0 = -10I +5 -20I -2। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा देखिए -30I +3। तो -30I + 3 = 0। आप इसे सॉल्व कीजिए
ये हो जाएगा 30i इक्वल्स टू 3 और i की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स क्या 0.1 एम्पियर। कितनी आ गई बच्चों 0.1 एम्पियर। तो यानी सर्किट में यहाँ पर 0.1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा बच्चों। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम ईच इफ इन सी द नेगेटिव इज कनेक्टेड टू बी द करंट विल बी। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए आप 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और 4 एम्पियर। यहाँ पर बोला जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ईच सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम फॉर ईच सेल। ओके, तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम है, यहाँ पर इसका भी 0.5 ओम है और यहाँ पर इसका भी 0.5 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपने बताना है कि कितना यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो आप देखेंगे फर्स्ट टू सेल का हम अगर कनेक्शन देखें तो सेम पोलैरिटी में है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा। लेकिन आगे देखेंगे थर्ड सेल का नेगेटिव बी सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम जो है इसका ईएमएफ जो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टोटल जो ईएमएफ बैठेगा यहाँ पर तीनों सेल का वो कितना होगा 3 + 3 - 1.5। सो इट विल बी कितना होगा बच्चों, हम इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो उस सेल का पोटेंशियल ईएमएफ होगा 3 + 3 - 1.5 कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4.5 वोल्ट। यानी ऐसा समझिए कि यहाँ पर एक सेल कनेक्टेड है 4.5 वोल्ट की, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, तीनों का सम 0.5, 0.5 और 0.5, यानी कितना हो जाएगा 1.5। और फिर ये कनेक्टेड है 3 ओम के रेजिस्टर से, 3 ओम रेजिस्टर से। तो यहाँ पर अब आई वही होगा जो यहाँ पर होगा, राइट। तो यहाँ पर अब देखिए आप आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी E/R नेट, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वो कितना होगा 1.5 + 3 कितना होगा स्टूडेंट्स 4.5, और ईएमएफ भी यहाँ पर कितना है 4.5 है, तो ये हो जाएगा 4.5/4.5 कितना हो गया स्टूडेंट्स 1 एम्पियर। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, यानी आंसर होगा 1 एम्पियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In the network given in figure, each resistance is equal to 2 ohm. The resistance between the point A and B is। ऑप्शन देख लीजिए आप, यहाँ पर A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताना है आपको। ओके, सभी 2 ओम के हैं, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये सभी 2 ओम रेजिस्टर्स हैं, राइट। तो कैसे बताएं A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, अगर इस A को आप यहाँ से हल्का सा इधर मूव कर दें, यानी इसको उठाएं और इधर शिफ्ट कर दें, तो ये कुछ ऐसी शेप अटेन कर लेगा, है ना। ये कुछ इस तरह का कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ से इस ए को आप उठाएं और उसको लेफ्ट में आप इसको टर्न कर दें, तो इसकी जो शेप होगी वो किसकी तरह बनेगी, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। इसका मतलब ये कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट। और आप यहाँ पर देखें कि अगर ये P है और ये बच्चों Q है और ये R मान लेते हैं और ये S मान लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशन मीट हो रही है, P/Q = R/S, यानी 2/2 = 2/2। ओके, तो उस केस में 2 ओम रेजिस्टर्स का यहाँ 2 ओम रेजिस्टर का यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। जो इस आर्म में, अगर हम इस आर्म को अगर हम BD बोल दें, तो BD आर्म के बीच में जो रेजिस्टर लगा हुआ है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो मिड आर्म से BD आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं करता। अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो इस रेजिस्टर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, देखिए ऊपर दोनों सीरीज में हो जाएंगे, PQ नीचे RS दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो ऊपर जब सीरीज में होंगे तो नेट रेजिस्टेंस होगा ऊपर देखिए 4 ओम, नीचे दोनों R और S का नेट रेजिस्टेंस होगा 4 ओम, और दोनों सीरीज में होंगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 अगर पैरेलल में है तो नेट हो जाएगा 2 ओम। यानी दो रेजिस्टर, इक्वल रेजिस्टर अगर पैरेलल में होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो हो जाता है उन दोनों का हाफ। यानी यहाँ पर ऊपर 4 था नीचे 4 था, तो नेट हो गया 2 ओम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा बच्चों, यानी A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस जो ऑफर होगा यहाँ पर वो 2 ओम होगा, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज विद, यानी अगर किसी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर चेंज होता है तो उसका कारण क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया।
ओके, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बच्चों इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, राइट। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं जो हमने 12th क्लास में ऑब्टेन किया है। रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, राइट। अब देखिए यहाँ पर रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी, एम होता है बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट बच्चों। ई है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और बच्चों टाउ है यहाँ पर देखिए रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, रिलैक्सेशन टाइम, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बच्चों तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। यानी रिलैक्सेशन टाइम होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से या एक आयन से दूसरे आयन पर शिफ्ट करते हैं तो जो कॉलिजन होता है उसके बीच का समय, राइट। तो रेजिस्टिविटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। अब रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर डिक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो जाहिर सी बात है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If 3 ampere of current is flowing between point A and B in the circuit, then the potential difference between point A and B is, ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर ये किसी सर्किट का एक पार्ट होगा, ये आर्म है, यहाँ पर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। तो आपको यहाँ पर A B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अगर इस आर्म से 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप A से चलकर B पर जाकर रुकते हैं तो आपको मिलता है VA माइनस VB, जिसको हम बोलेंगे VAB, यानी ए बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ए से बी की तरफ गए, बीच में पड़ेगा एक सेल और एक कंपोनेंट पड़ेगा यहाँ पर रजिस्टर। ओके, तो आप गए, आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट है, तो करंट यहाँ पर पॉजिटिव आप लेंगे। तो जैसे ही आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में सेल पड़ता है, सेल का पहले पड़ता है पॉजिटिव टर्मिनल, तो आप यहाँ पर लिखेंगे +2 वोल्ट। ओके, अब देखिए सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, कितना है स्टूडेंट्स? 2 ओम। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? इस 2 ओम की मल्टीप्लाई 3 एम्पियर से कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू +3। हमने करंट पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि करंट हमारी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। आगे पड़ता है बच्चों 4 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 4 इंटू +3 क्यों ले रहे हैं बार बार हम? क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 + 6 + 12, और ये होगा 8 + 12 यानी 20 वोल्ट। ओके बच्चों, तो यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? 20 वोल्ट होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट गिवन इन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी। तो देखिए यहाँ पर x और y के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अगेन। तो यहाँ पर भी आप KVL अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर हमें कोई करंट नहीं दिया हुआ है, यानी इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और देखिए ओपन सर्किट भी है। तो इसका मतलब ये जस्ट एक आर्म की तरह है। इधर से एक x पॉइंट है, आगे गए एक रेजिस्टर पड़ा, फिर आगे गए एक सेल पड़ी 120 वोल्ट की, फिर आगे गए एक रेजिस्टेंस पड़ा, और ये पॉइंट आ गया y। अब आप देख रहे हैं ये है 20 ओम का और ये है 40 ओम रेजिस्टेंस। तो आप जब x से y की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा VXY, यानी x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर कोई करंट नहीं है, करंट की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 40 ओम और 20 ओम के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो जब x से y की तरफ जाएंगे तो पहले पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, तो आप लिखेंगे VXY = +120 वोल्ट। इसका मतलब x और y के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नल पॉइंट विद 1 वोल्ट सेल कम्स आउट टू बी 55 सेंटीमीटर एंड विद R = 10 ओम इट इज 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल? तो देखिए आप यहाँ पर मैं आपको बता दूं, AB एक वायर है, यहाँ से यहाँ तक ये पोटेंशियोमीटर वायर है,
ओके, जिसकी लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर, और ये कनेक्टेड है बच्चों 2 वोल्ट की सेल से। अब ये कह रहे हैं कि एक सेल हमने 1 वोल्ट की यहाँ पर कनेक्ट की, उसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने लगाया ए पॉइंट से, और नेगेटिव हमने जोकी के थ्रू यहाँ पर वायर पर टच किया कहीं समवेयर, तो हमें किसी पॉइंट पर यहाँ पर नल पॉइंट मिलता है। कहने का मतलब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ओके, उसके बाद हमने फिर 1 वोल्ट के साथ पैरेलल में एक शंट लगाया आर, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10 ओम। तब उसके बाद हमें नल पॉइंट मिलता है यहाँ पर, ये पॉइंट है 50 सेंटीमीटर और पहले था 55 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर देखा, जब आपने रेजिस्टेंस शंट, यानी जो शंट था रेजिस्टेंस 10 ओम, अगर वो सेल के साथ आपने पैरेलल में लगाया तो आपको नल पॉइंट मिलता है कहाँ पर, 50 सेंटीमीटर पर। अगर आप आर को हटा देते हैं सेल से, 1 वोल्ट की सेल से, तो आपको नल पॉइंट मिलता है 55 सेंटीमीटर पर। ओके, तो यहाँ पर जो नल पॉइंट होता है विदाउट आर, यानी जब आपने आर नहीं लगाया था, तो उसको हम बोलते हैं L1। तो L1 कितना है, 55 सेंटीमीटर। जब आपने शंट लगाया सेल के साथ पैरेलल में, तो आपको जो नल पॉइंट मिला, जो नल पॉइंट की लेंथ मिली, वो मिली आपको L2। ये आप ध्यान रखें। शंट यहाँ पर कितना है स्टूडेंट, शंट दिया है आपको 10 ओम। ओके, तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, इस 1 वोल्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखें, R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R, यानी शंट जो आपने लगाया है। अब देखिए L1 क्या है, नल पॉइंट की लेंथ विदाउट शंट, यानी जो आपको नल पॉइंट मिला है ना, बैलेंसिंग लेंथ मिली विदाउट शंट, वो कितनी है, L1 है, वो कितनी थी 55, तो आपने लिखा 55। अब फिर आपको मिली बैलेंसिंग लेंथ विद शंट, वो कितनी मिली 50 माइनस 1। जब आपने शंट लगाया तो आपको बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिली थी, 50 मिली थी, माइनस 1 इंटू आर, आर कितना है 10 है। अभी देखिए 55 अपॉन 50 कितना हो जाएगा, 1.1 माइनस 1, ये हो जाएगा, और बाहर है 10। 55 अपॉन 50 होता है 1.1 और माइनस 1 इंटू 10। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 0.1, यानी 1.1 में से 1 को माइनस करेंगे, 0.1 इंटू 10, और ये आ जाएगा आपका 1 ओम। ओके बच्चों, तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा सेल का, 1 ओम होगा। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बच्चों, 1 ओम। यानी जो 1 वोल्ट की सेल है यहाँ पर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो एक मेथड है यूजिंग पोटेंशियोमीटर, हम क्या करते हैं, किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और उसमें ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो बहुत ही डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, a 10 volt battery with internal resistance 1 ohm and a 5 volt battery with internal resistance 0.6 ohm are connected in parallel to a voltmeter as the given in figure, the reading in the voltmeter will be close to। यहाँ पर आप देखिए बोल रहे हैं कि एक 10 वोल्ट की सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, दूसरी सेल है 15 वोल्ट की जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों 0.6 ओम। तो आपको बताना है यहाँ पर कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या होंगी, यहाँ पर किसके क्लोज होंगी, वो A B C, क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर, अगर आप इसको E1 बोल देते हैं और इसको आप E2 बोल देते हैं, यानी EMF है दोनों सेल्स की, और ये हो गया इनका रेजिस्टेंस R1 और ये हो गया R2, तो आप यहाँ से एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, यानी आप एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दोनों को। ओके, उस सिंगल सेल का EMF होगा बच्चों E इक्विवेलेंट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, राइट। तो ये हो गई वो सेल मान लीजिए, और ये हो गया वो नेट रेजिस्टेंस। तो ये बिल्कुल इसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब इसके साथ हम लगाएंगे पैरेलल में वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होंगी, देखिए वोल्ट मीटर की रीडिंग ई इक्विवेलेंट के ही क्लोज होंगी। तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा बच्चों E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। तो यहाँ पर आपको E1 की मल्टीप्लाई करनी है R2 के साथ, और E2 की मल्टीप्लाई करनी है R1 के साथ, और फिर उसको डिवाइड कर देना है R1 प्लस R2 से। सो इट विल बी, देखिए 10 इंटू 0.6 प्लस 15 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0.6। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए, कितना आएगा स्टूडेंट, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13.1 वोल्ट, 13.1 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 13.1 वोल्ट, राइट। और 13.1 वोल्ट के पैरेलल में अगर आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी कितनी होगी, 13.1 वोल्ट ही होगी। जो आपका वोल्ट मीटर है वो क्या है, आइडियल है, और यहाँ से बहुत ही नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में
जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है, तो उस केस में वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी 13.1 के ही क्लोज होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा बच्चों, 13.1 यहाँ पर आंसर होगा। तो उम्मीद है बच्चों सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।